हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस का पार्ट 2 देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा क्या रीजंस थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, किस कारण की वजह से अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी पाई थी। राइट, आज के इस पार्ट 2 में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशंस देखेंगे, क्या कारण थे और किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसका क्या नतीजा निकला। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रांस वॉज रूल्ड बाय एन ऑटोक्रेटिक किंग। 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो फ्रांस था उसमें ऑटोक्रेटिक राजा होता था, मतलब एक राजा होता था और वो अपने हिसाब से फ्रांस को चला रहा था। मतलब कि एक किंग था और किंग अपने हिसाब से अपनी जो प्रजा थी उसके ऊपर रूल करता था। राइट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 मार्क्ड अ पीरियड ऑफ रेडिकल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज इन यूरोप। जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, जब इसकी शुरुआत हुई, उस टाइम पर यूरोप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। एक रेडिकल चेंज देखने को मिला सोशल सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में और इकोनॉमिक सेटअप में। ठीक है, एक क्रांति आ गई यूरोप की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है, जिससे यूरोप की पूरी जो दशा थी वो बदल गई। राइट, क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। सबसे पहले कारणों में हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फर्स्ट पॉइंट, द किंग ऑफ फ्रांस लुईस 16 एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनीट were unpopular among the masses because of their autocratic rule. The king thought of himself as the gods. सबसे पहला जो पॉलिटिकल कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो था वहाँ के राजा लुईस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनीट। लोग उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक तानाशाह थे, ऑटोक्रेटिक थे। वो अपने आप को भगवान के समान मानते थे और वो सोचते थे कि जो उन्होंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। तो उनका इस तरीके से तानाशाह जो बिहेवियर था अपने प्रजा के प्रति, अपने सिटीजन्स के प्रति, वो उनको उसकी वजह से वो बहुत ही अनपॉपुलर थे और लोग उनको पसंद नहीं करते थे उनके इस रवैये की वजह से। सेकेंड जो कारण था, the inefficiency of King Louis XVI led to the nobles and the officials in his court resort to corrupt practices. Actually जो किंग लुईस 16 थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी इनएफिशिएंट थे, जिसके फ़ायदा उनके यहाँ काम करने वाले जो नोबल्स और ऑफिशियल्स थे उन्होंने उठाया और बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस उनके यहाँ चालू हो गई। क्योंकि जब राजा अलर्ट नहीं होता है, जब वो अपनी प्रजा के टच में नहीं रहता है, उसको पता नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, उसकी पॉलिसीज़ अप्लाई हो भी रही हैं या नहीं हो रही है, तो इस तरीके के जो नोबल्स और ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको चांस मिल जाता है करप्शन करने का। यही चीज़ हुआ वहाँ पर भी कि जब किंग लुईस 16 इतने एफिशिएंट नहीं थे, वो अपने में ही वो बिज़ी रहते थे या अपने ही शान शौकत या झूठी शान में वो बिज़ी रहते थे, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उनके यहाँ के नोबल्स और ऑफिशियल्स ने उठाया और उन्होंने कई प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। दे टॉर्चर्ड पीपल फॉर टैक्सेस एंड अरेस्टेड एंड कन्फाइंड पीपल विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल। उन्होंने बुरी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना या टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ज़बरदस्ती उनसे टैक्सेस वसूल करते थे। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उनको अरेस्ट कर देते थे, कन्फाइन कर देते थे, यानी बंदी बनाकर रख देते थे और इस पर कोई ट्रायल भी नहीं होता था। मतलब उनके पक्ष की बात सुनी ही नहीं जाती थी। अगर उनके हिसाब से अगर लोग नहीं चलते थे तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। These people who were confined were locked up in the state prison at Versailles. ये लोग जिनको कैदी बना देते थे ये लोगों ने एक स्टेट प्रिजन बना रखा था बसाइल में, वहाँ जाके इन कैदियों को बंद कर देते थे। बसाइल सून बिकेम अ सिंबल ऑफ स्टेट ऑपरेशन। तो एक तरीके से एक समय के बाद बसाइल में बहुत सारे कैदी जाके इकट्ठा हो गए थे और वो बसाइल वो जगह हो गई थी जहाँ पे लोगों पर अत्याचार होता था। लोगों को बिना उनकी कुछ सुनवाई करे अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे तो उनको उठा के बसाइल की जेल में बंद कर दिया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। इसलिए जो बसाइल जो था वो स्टेट ऑपरेशन के नाम से मशहूर हो गया था। लोग समझ जाते थे कि बसाइल में अगर ये पहुंच गया है यानी कि इसके ऊपर अब अत्याचार ही होने वाला है। Did you know the official residence of the French monarch was the Palace of Versailles?
इट इज़ नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो उस वक्त का जो ऑफिशियल रेसिडेंस था फ्रेंच मोनार्च का, फ्रेंच के राजा का जो ऑफिशियल रेसिडेंस था वो पैलेस ऑफ वर्सेलिस था, अब वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट हो गया है ना। पहले की बहुत सारे जो राजमहल वगैरह हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी की कैटेगरी में जो फ्रेंच मोनार्च का ऑफिशियल रेसिडेंस था पैलेस ऑफ वर्सेलिस, उसको भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो ये तो आपने पॉलिटिकल कारण देखे कि पॉलिटिकल कारण क्या बने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। पहली बात तो जो राजा थे और रानी थे वो अनपॉपुलर थे, लोग उनको, उनकी जनता उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझते थे, और उनका एक ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाह तरीका था अपनी जनता पर रूल करने का। दूसरा क्या था, वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति लापरवाह थे, जिसका फ़ायदा उनके ही ऑफिस में काम करने वाले नोबल्स और अदर ऑफिसर्स ने उठाया, और वो अपने तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने लगे, टैक्सेस वसूलने लगे मनमाने, उनको पकड़ के बिना उनकी किसी बात को सुने उनको जेल में डाल देते थे, जिसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जनता अपने राजा से और वहाँ के ऑफिसर से त्रस्त हो गई थी। सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण क्या थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज फ्यूडल इन नेचर। जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में फ्यूडल इन नेचर थी, माने कि इसमें हरारकी चलती थी, जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, है ना, एक हरारकी सिस्टम होते थे ना। पहले कॉमन मैन अगर सोचे कि टॉप की पोजीशन पहुंच जाए तो नहीं पहुंचता था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि जो पावरफुल होता है या जो राजा है, आने वाली जो समय होगा तो उसी की जनरेशन के ही व्यक्ति नेक्स्ट राजा बनता है, फिर उसका बच्चा बनता है, तो उसको फ्यूडल सिस्टम कहते थे। तो 18वीं सदी में फ्रेंच सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम था। इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस और एस्टेट। फ्यूडल सिस्टम में क्लासेस या एस्टेट्स होते थे। पहली जो क्लिप सबसे ऊपर तो राजा होता था, टॉप मोस्ट पोजीशन राजा थी। फिर जो फर्स्ट क्लास था या फर्स्ट एस्टेट था उसमें क्लर्गी आ जाते थे, क्लर्जी आ जाते। क्लर्जी कौन होते थे? क्लर्जी यानी हो गया रिलीजियस लीडर्स, यानी कि धर्म गुरु, है ना। जैसे उस वक्त जो उनके बिशप्स वगैरह या चर्च में जो प्रीस्ट वगैरह होते थे वो क्लर्जी लेवल में आ गए। तो राजा के बाद जो नेक्स्ट हायर व्यक्ति होता था वो क्लर्जी होता था, यानी कि धर्म गुरु होते थे। सेकेंड एस्टेट कंप्राइज द नोबिलिटी, और दूसरा इस एस्टेट में आगे रहते थे नोबल्स लोग। नोबल्स लोग कौन हुए? वो सारे ऑफिसर जो कि राजा के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। थर्ड एस्टेट कंप्राइज पीजेंट्स, वर्कर्स एंड द बर्जुआइज, दैट इज मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। और जो थर्ड एस्टेट था, जो थर्ड लेवल था, उसमें आम जनता आ गई थी। इसमें सारे पीजेंट्स यानी फार्मर्स आ गए थे, वर्कर्स आ गए थे, और हर प्रकार का व्यापारी, मर्चेंट, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर, ये सारे सारे थर्ड एस्टेट में आ गए थे। यानी आप समझ गए, सबसे ऊपर तो था किंग, किंग के बाद आया फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आ गई, यानी कि जो धर्म गुरु है या रिलीजियस लीडर्स है वो आ गए, यानी कि चर्च के जो बड़े बड़े प्रीस्ट और बिशप्स वगैरह होते थे वो आ गए। सेकेंड एस्टेट में आ गए थे नोबल्स, यानी कि जो राजघराने में काम करते थे, जितने भी मंत्री होते थे, जितने भी ऑफिसर्स होते थे, वो सेकंड एस्टेट हो गया। और थर्ड एस्टेट में आ गई आम जनता, यानी कि इसमें सारे फार्मर्स आ गए, सारे वर्कर्स आ गए, सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स सब आ गए। तो दिस एस्टेट अकाउंटेड रफली 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। तो थर्ड एस्टेट के जो लोग बाग थे, यानी कि जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह थे, ये करीब 95% था पॉपुलेशन का, है उस वक्त फ्रांस का। दिस एस्टेट पेड टैक्सेस येट हैड नो सोशल स्टैंडिंग। सबसे ज़्यादा टैक्स इसी थर्ड एस्टेट से वसूला जाता था, और इनकी कोई भी सोशल स्टैंडिंग नहीं थी। मतलब इनसे टैक्स तो इन्हीं से वसूला जाता था, खजाना इन्हीं के टैक्स से भरता था, और इन्हीं की कोई सुनवाई नहीं होती थी। They were deprived of the rights and privileges that the first and second estate enjoyed. जो सहूलियतें, जो privileges फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को मिलती थी वो इन लोगों को नहीं मिलती थी। इनसे तो सिर्फ टैक्स वसूला जाता था और दुनिया भर के अत्याचार इनके ऊपर किए जाते थे। The members of this third estate were unhappy about this widespread inequality. तो जो थर्ड एस्टेट के लोग बाग थे, जो 95% था पॉपुलेशन का उस वक्त फ्रांस का, वो त्रस्त था, वो दुखी था इस तरीके के सिस्टम से और इस तरीके से भेदभाव से। उनको लगता था कि यार टैक्स पे करने वाले हमारी वजह से आपका खजाना भर रहा है, और आप हमारी उसके बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में या बेटरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। जो प्रिविलेजेस आपने फर्स्ट एस्टेट के लोगों को, सेकेंड एस्टेट के लोगों को दिया है, वो थर्ड एस्टेट के लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिया है। तो इस वजह से जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, यानी कि 95% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन वॉज अनसेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। दिस डिसकंटेंटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो आपने पॉलिटिकल कॉजेज देख लिए, सोशल कॉजेज देख लिए। जो इनइक्वालिटी थी उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक और रीज़न मिल गया।
थर्ड था इकोनॉमिक काउजेज। इकोनॉमिक कारण क्या थे? द किंग एंड द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट लेड अ लग्जूरियस लाइफ। एक्चुअली जो राजा होता था, जो फर्स्ट एस्टेट के यानी कि जो क्लर्जी होते थे, यानी कि जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, सेकंड एस्टेट के लोग यानी कि जितने भी राजा के मंत्री या ऑफिसर्स वगैरह होते थे, वो तो बढ़िया शानदार लग्जूरियस लाइफ जीते थे। फ्रांस वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू अ लॉट ऑफ वॉर्स विद अदर कंट्रीज। उस टाइम पर फ्रांस की बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी वॉर चल रही थी। ऑल दीज एम्प्टीड द स्टेट ट्रेजरी। एक तो क्या था, एक तो लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस था राजा का, फर्स्ट एस्टेट के लोगों का और सेकेंड एस्टेट के लोगों का, तो इसमें बहुत खर्चा होता था इस शान शौकत में। दूसरा, उस वक्त फ्रांस था बहुत सारे देशों से युद्ध में था, जिसकी वजह से बहुत सारा खर्चा होता था, इसलिए जो फ्रांस का जो खजाना था, वो ट्रेजरी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ठीक है। सेकेंड क्या रीजन था? ओनली द थर्ड एस्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो टैक्स पे करना होता था वो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग कर रहे थे, जबकि इसको यूज करने वाले कौन था? किंग था, फर्स्ट एस्टेट के लोग थे और सेकंड एस्टेट के लोग थे। द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस इवन दो दे वर द रिचेस्ट। हालांकि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, यानी कि जो रिलीजियस लीडर्स थे उस टाइम के, और जो नोबल्स वगैरह थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन फिर भी उनको टैक्स से छूट थी, उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से वसूला जाता था, यानी कि आम जनता से टैक्स वसूला जाता था, अपने रिलीजियस लीडर्स और मंत्रियों से नहीं वसूला जाता था। दिस मैन दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉज स्ट्रेन्ड इवन मोर। इसका मतलब क्या हुआ? जो थर्ड एस्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी और भी ज़्यादा बुरी होती चली, मतलब गरीबी में आटा गीला, है ना। वैसे ही उनके पास कम था, उनकी अर्निंग कम थी, ऊपर से टैक्स भी इन्हीं से वसूला जाता था, तो और इन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। द पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर स्पेशली अफेक्टेड बाय दिस रूल। सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला था जो फार्मर्स थे और जो वर्कर्स थे उनके ऊपर, क्योंकि वो सबसे गरीब तबका होता था, उनका सबसे कम उनकी आमदनी होती है और फिर उनको टैक्स बराबरी का पे करना है, तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। टैक्सेस वर लेवीड ऑन आइटम्स लाइक लैंड, सॉल्ट एक्सेट्रा। हर प्रकार के आइटम्स में टैक्स लगा हुआ था, भले ही वो आपका लैंड हो या सॉल्ट हो या और भी कोई आपके डेली नीड्स के आइटम्स हो, सब में टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये बहुत महंगा पड़ रहा था, बहुत भारी पड़ रहा था आम जनता को उस टाइम पर फ्रांस की। द थर्ड एस्टेट ऑफन हैड टू वर्क विदाउट पेमेंट लाइक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बहुत टाइम तो थर्ड एस्टेट के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवा देनी पड़ती थी। जैसे कि अगर रोड बनानी है तो फ्री में इन लोगों को काम पे लगा दिया जाता था कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, आपको रोड बनानी है, उसके बदले में कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता था, है ना। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फिर नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल कॉजेज क्या थे? उस वक्त जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे उन्होंने भी जब ये भेदभाव देखा फ्रांस में, तो लोगों को जागरूक किया कि भाई कहाँ तुम लोग सोए हुए हो, अगर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप हमेशा इसी तरीके से अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। तो उस टाइम के जो थिंकर्स और फिलोसफर्स थे उन्होंने लोगों को इस इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और करप्शन के बारे में जागरूक करना शुरू किया कि देखो जागो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, जब तुम जागोगे तब तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। सो thinkers and philosophers like Voltaire, Rousseau and Diderot urged people to protest inequality, injustice and corruption. इन्हें लोगों से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की कि आपको अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो आपके साथ इनइक्वालिटी, भेदभाव हो रहा है, जो इनजस्टिस, जो अत्याचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। They said that the people should have the power to decide who rules them and how. इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ये अधिकार आपके पास होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन रूल करे और किस तरीके से रूल करे। ऐसा थोड़ी ना है कि राजा का बेटा राजा, भले ही उसके लायक है या ना है, चूंकि वो राजा का बेटा है इसलिए वो आपके ऊपर रूल करेगा। नहीं, ये आपका पावर है, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कौन रूल करे और किस तरीके से रूल करे। तो इस तरीके से उस टाइम के जो थिंकर्स और फिलोसफर्स थे उस टाइम के लोगों को इन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया। दे ऑल्सो सेड दैट द किंग मस्ट रूल बेस्ड ऑन व्हाट पीपल वांट। इन्होंने लोगों को बताया कि राजा को उस तरीके से रूल करना चाहिए जैसे जनता चाहती है, ना कि जैसे राजा चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो राजा का खजाना है वो जनता से ही आता है, तो जनता के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का ख्याल तो राजा को रखना ही चाहिए। इसलिए राजा को उस तरीके से रूल करना चाहिए जिस तरीके से उनकी जनता चाहती है, ना कि वो खुद चाहता है। इफ द किंग डज नॉट पे हीड टू द सब्जेक्ट्स ही कुड बी रिमूव्ड बाय द पीपल। और इन्होंने लोगों को बताया कि अगर राजा अपनी जनता की बात नहीं सुन रहा है तो लोगों को उनको निकाल देना चाहिए और दूसरे को राजा बना देना चाहिए। मतलब अपना पावर, अपना वीटो राइट इस्तेमाल करो कि तुम्हारी सेवा के लिए राजा होना चाहिए, ना कि तुम राजा की सेवा के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से उस टाइप के जो थिंकर्स और फिलोसफर्स थे वहाँ के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
उसी वक्त क्या हुआ था, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रही थी, तो उसका भी असर देखने को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि उसी टाइम सेम टाइम पीरियड पे ही ये सब चीज़ें हो रही थी, तो लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहे थे और चीज़ें सीख रहे थे। फ्रांस सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनिस्ट इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट का साथ दिया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता है ना, 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने मिलकर यूरोप के खिलाफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी। इसमें जो फ्रांस थे उन्होंने इन 13 कॉलोनीज जो थी, जो अमेरिका में आके बस गई थी, उनका सपोर्ट किया था और उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प करी थी। फ्रांस ऑल्सो सेंड मैनी सोल्जर्स टू पार्टिसिपेट इन द अमेरिकन वॉर। फ्रांस की तरफ से कई सारे सैनिक भी गए थे इस अमेरिकन वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑन देयर रिटर्न द सोल्जर्स ब्रॉट बैक द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। जब उस अमेरिकन वॉर से वहाँ के सोल्जर्स लौटे तो उनके अंदर भी वही नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी का जज्बा भर गया और उनको लगा यार यही चीज़ तो हमारे यहाँ भी हो रही है, तो अगर अमेरिकन लड़ सकते हैं अपनी राइट्स के लिए तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से वो भी जागरूक हो गए नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, बहुत हो गया राजा वाला पीरियड, ऑटोक्रेटिक पीरियड बहुत हो गया, अब हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। Did you know France gifted the Statue of Liberty to the USA? It is located in the New York Harbor. आपको पता है ना अमेरिका का सबसे बड़ा सिंबल क्या है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाते हैं कि बीच में एक लेडी खड़ी है ना, तो वो जो था वो फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था यूएसए को। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को और ये आज की डेट में न्यूयॉर्क हार्बर में लोकेटेड है। द आउटब्रेक, अब इसका ये सारे जो रीज़न बने इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। द समनिंग ऑफ द एस्टेट जनरल। द एस्टेट जनरल वॉज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 3 एस्टेट्स। एस्टेट जनरल क्या था, एस्टेट जनरल एक बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, मतलब फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट तीनों के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर एक बॉडी बनाई गई थी जिसको एस्टेट जनरल कहते थे। देयर मीटिंग हैड नॉट हैपेंड सिंस 1614। अब हालांकि ये बॉडी क्रिएट तो कर दी गई थी एस्टेट जनरल की, लेकिन 1614 से एक भी मीटिंग इनके बीच में आपस में नहीं हुई थी। It was in 1789 that King Louis XVI summoned the Estate General amid an acute economic crisis brought about due to France's involvement in the American War of Independence. अब 1614 में ये बन गई थी तुम्हारी एस्टेट जनरल, है ना, जहाँ पे ये तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये बॉडी बन गई थी। लेकिन 1614 से लेके 1789 तक इनके बीच में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन 1789 में किंग लुई 16 ने इसको आदेश दिया एस्टेट जनरल बॉडी को कि एक मीटिंग आप कंडक्ट करें। और ये कब किया, जब फ्रांस को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जब उसने अपना सपोर्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दिया, है ना। मैंने बताया ना कि फ्रांस जो था वो उस वक्त बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था, तो उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी अपना सपोर्ट किया, तो काफ़ी खर्चा हो गया, जिसकी वजह से फ्रांस उस टाइम पे बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए जो किंग लुई 16 थे, इन्होंने एस्टेट जनरल बॉडी को बोला कि आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट करो। The third estate attended the meeting, hoping to voice their grievances in the meeting. फर्स्ट एस्टेट के लोग, सेकंड एस्टेट के लोग, थर्ड एस्टेट के लोग, तीनों लोग इस मीटिंग में आए। थर्ड एस्टेट के लोग इस मीटिंग में इस उम्मीद से आए कि चलो फाइनली ये मीटिंग हो रही है, तो चलो हम अपनी भी ग्रीवियांसेस, अपनी भी जो शिकायतें हैं इस मीटिंग में रख पाएंगे और राजा को इस तरीके से हम बता पाएंगे कि हम लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था राजा तक अपनी बात पहुँचाने का। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया इस उम्मीद में कि चलो इस मीटिंग के ज़रिए कम से कम हम अपनी भी जो दिक्कतें हैं राजा के पास शेयर कर सकते हैं। देयर वॉज अ स्लाइट प्रॉब्लम हियर, लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं थी जितनी सीधी नज़र आ रही थी। ईच एस्टेट एंड नॉट ईच रिप्रेजेंटेटिव हैड अ वोट। हर एक एस्टेट को वोट देना था, हर रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं देना था, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा होते। तो अगर ऐसे में वोट होता तो वोटिंग डिसीजन कौन सा होता जो थर्ड एस्टेट के लोग चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चालाकी खेल दी। इन्होंने बोला कि हर एस्टेट से वोट होगा और हर एस्टेट वोट करेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव वोट नहीं करेंगे। सो इवन दो द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर फार मोर देन द अदर टू, द थर्ड एस्टेट कुड नॉट गेट रिप्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो हालांकि थर्ड एस्टेट के लोग ज़्यादा थे, लेकिन स्टिल चूँकि वोटिंग का जो अधिकार था उसमें गड़बड़ी कर दी थी, तो इसलिए मीटिंग में इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। इट वॉज देन डिसाइडेड बाय द थर्ड एस्टेट टू डिमांड 1 man 1 vote। इससे इन लोग बहुत बौखला गए। इन्हें कहा नहीं, एस्टेट वाइज वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग होगी 1 man 1 vote। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, है ना।
तब क्योंकि इन्हें पता था कि लोग की मेजॉरिटी है, अगर हमारे इतने सारे लोग एक एक वोट देंगे तो हमारी बात फिर सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज वोटिंग करोगे तो फिर तो वो क्या, फिर सब बराबर है, फिर हमारी बात कौन सुनेगा। और वही हुआ, इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं हो पाया मीटिंग में। They also opposed the king's proposal to increase taxes to compensate the economic loss during the American War। और इन्होंने तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने ये भी अपोज किया है क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, तो किंग ने जो इन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था इस खर्चे को वसूलने के लिए। भैया वो वैसे ही गरीब है, उसको तुम और टैक्स लगा के मार रहे हो। तो इन्होंने इस चीज़ का भी अपोज किया कि नहीं, हम लोग नहीं भाई पे कर सकते और एक्स्ट्रा टैक्स। आपने सोच समझ के वॉर में हिस्सा लिया था, इसमें हमारा तो कुछ रोल नहीं था, तो अगर वॉर में खर्चा हो गया है तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करके हम उसको कंपनसेट नहीं करेंगे, तो इसके खिलाफ भी लोग हो गए। नॉट सरप्राइजिंगली द किंग डिक्लाइन दिस रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली बात है भाई, राजा को ये बात क्यों पसंद आएगी। उन्होंने थर्ड एस्टेट की इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जैसा आपसे कहा जा रहा है एक्स्ट्रा टैक्स पे करने के लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि खजाना खाली हो चुका है और आप लोगों के द्वारा ही वो चीज़ आएगी, वापस भरेगा। द टू पार्टीज, द थर्ड एस्टेट एट द फर्स्ट टू रीच्ड एन इम्पासे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे और फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एज अ रिजल्ट द थर्ड एस्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली ऑन 17 जून 1789। इसकी वजह से क्या हुआ, थर्ड एस्टेट ने फिर एक नेशनल असेंबली बनाई 17 जून 1789 में। उन्होंने कहा कि ऐसे एस्टेट जनरल का हिस्सा होने से क्या मतलब जहाँ पर हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट एक साथ हो गए और थर्ड एस्टेट के लोग इनसे अलग हो गए और इन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाई 17 जून 1789 में। The members of the National Assembly were forbidden to enter the meeting hall of the Estate General। अब जो लोग नेशनल असेंबली का हिस्सा बने उन मेंबर्स को मना कर दिया गया कि आप एस्टेट जनरल की मीटिंग में को अटेंड करने हॉल में एंटर नहीं कर सकते। चूँकि आपने अपनी खुद की मीटिंग वो बना ली असेंबली, तो अब आप अपनी वहाँ पे मीटिंग करिए, आपको एस्टेट जनरल की मीटिंग अटेंड करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उनसे कह दी गई थर्ड एस्टेट के लोगों से। सो दे मेट इन अ टेनिस कोर्ट एंड प्लेज टू स्टे यूनाइटेड इन द स्ट्रगल टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 20 जून 1789। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, थर्ड एस्टेट के लोगों ने, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मत आने दीजिए हमें मीटिंग हॉल में एस्टेट जनरल की। ये लोग सारे इकट्ठा होकर टेनिस कोर्ट में मिले और वहाँ पे इन्होंने शपथ ली कि हम लोग इस लड़ाई में इकट्ठे रहेंगे और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 20 जून 1789 तक हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे। तो 17 जून 1789 में ये नेशनल असेंबली बनी और 20 जून टेनिस कोर्ट में इन सारे नेशनल असेंबली के मेंबर ने डिसाइड किया कि 20 जून तक हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दिस इज नोन एज द टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ। तो क्योंकि ये टेनिस कोर्ट में ओथ ली गई थी ना, इसलिए इसको टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं, मतलब टेनिस कोर्ट में ली गई शपथ। तो इस जो टेनिस कोर्ट में जो ओथ ली थी उसमें यही ओथ ली थी कि इस लड़ाई में हम लोग एक हैं और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन 20 जून 1789 तक बनाएंगे, राइट। किंग लुइस 16 wanted to suppress the perceived rebellion। अब किंग लुइस ये विद्रोह तो देख रहे थे और वो इस विद्रोह को वो दबाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे। He resorted to terror tactics to tackle the threat posed by the National Assembly। इन्होंने बहुत सारे टेरर टैक्टिक्स अपनाए, मतलब इन लोगों को डराया, धमकाया, इन पर अत्याचार किया ताकि ये नेशनल असेंबली से जो खतरा इनको सामने दिख रहा है उस खतरे को किसी तरीके से दबाया जा सके। लेकिन आप कब तक करोगे, है ना, अत्याचार तभी तक करो जब तक सामने वाला विद्रोह नहीं कर रहा है। तो राजा ने और राजा के ऑफिसर्स ने बड़ी कोशिश करी इस तरीके के नेशनल असेंबली के एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए। इन्होंने कई तरीके से लोगों को डराया, धमकाया और इनके ऊपर जुल्म किया। पीपल वर फ्यूरियस एट दिस। इससे लोग और ज़्यादा इनसे नाराज़ हो गए, फ्यूरियस हो गए। फाइट ब्रोक्स आउट ऑल ओवर फ्रांस, स्पेशली इन पेरिस। पूरे फ्रांस में जगह जगह पे लड़ाई दंगे होने लगे, ठीक है। स्पेशली पेरिस में बहुत झगड़े और दंगे देखने को मिले उस टाइम पे। द पीजेंट्स ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर लैंडलॉर्ड्स। जो पीजेंट्स थे वो भी अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, है ना, क्योंकि भाई कब तक तुम किसी के ऊपर अत्याचार करोगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो बोलेगा कि नहीं बस हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई थी। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसाइल। अब क्या है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसाइल का मतलब क्या है? द एंग्री पीपल अटैक द स्टेट प्रिजन बेसाइल ऑन 14 जुलाई 1789। ये नाराज़ लोगों ने गुस्साई जो भीड़ थी, इन्होंने जो आपको बताया था ना कि ये लोग क्या करते थे कि जो भी इनकी बात नहीं मानता था उसको उठा के बेसाइल की जेलों में भर देते थे। तो जब ये इस तरह के आंदोलन विद्रोह होना शुरू हुआ तो ये नाराज़ लोगों ने जो स्टेट प्रिजन थी बेसाइल पर उस पर अटैक कर दिया 14 जुलाई 1789 पे।
ऑल द गेट्स वर ब्रोकन एंड द प्रिजनर्स सेट फ्री। उन्होंने सारे जितने भी दरवाजे थे, गेट थे, तब तोड़ दिए और जितने भी कैदी उस बसाइल में बंद थे उनको फ्री कर दिया। दिस इज नोन एज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बसाइल। इसी को स्टॉर्मिंग ऑफ द बसाइल कहते हैं। जब राजा और राजा के लोगों ने कॉमन पीपल में, थर्ड एस्टेट के लोगों पे अत्याचार बढ़ा दिया तो वहाँ के लोग गुस्सा गए, मतलब नाराज़ हो गए, और इसके वजह से उन्होंने जो बसाइल में जो प्रिजन थी उस पर 14 जुलाई 1789 पे अटैक कर दिया और वहाँ पे जितने भी कैदी थे उनको फ्री कर दिया। इसी को स्टॉर्मिंग ऑफ द बसाइल कहते हैं। दिस इवेंट इज सीन एज द फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। जैसे ये हुआ तो ये ऑटोक्रेसी की का फॉल इसको कहा जाने लगा, मतलब अब जो तानाशाही थी वो टिक नहीं सकी इसके सामने। इट ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसी स्टॉर्मिंग ऑफ द बसाइल से ही शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। मतलब उन्होंने बता दिया कि अब तो हम अपने आप को आज़ाद करके रहेंगे। जैसे अपने यहाँ हो गया था ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में डू और डाई वाली सिचुएशन, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी आ गई थी जब स्टॉर्मिंग ऑफ द बसाइल हुआ। देखो इस पिक्चर में दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने आक्रमण कर दिया है बसाइल की जेलों में और अपने यहाँ के प्रिजनर्स को इन्होंने फ्री कर दिया है। तो उस वक्त से जो तानाशाही जो थी वो ख़त्म हुई, मतलब वो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। द क्वीन लुईस 16 एंड द क्वीन मारी एंटोइनेट वर टेकन कैप्टिव एंड एग्जीक्यूटेड। राजा और रानी जो थे उनको इन्होंने बंदी बना लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। राइट। द नेशनल असेंबली पुट एन एंड टू मोनार्ची एंड एस्टेब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। इस तरीके से जैसे राजा रानी की को इन्होंने कैप्टिव कर लिया और उनकी हत्या कर दी, उसके बाद क्या हुआ, मोनार्ची जो किंग शिप थी उसको हटा दिया गया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना दी गई, मतलब वही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। द नेशनल असेंबली ऑल्सो अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन इन अगस्त 1789। और अगस्त 1789 में इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन को अडॉप्ट कर लिया नेशनल असेंबली ने, मतलब आम जनता के क्या राइट्स हैं वो इस चीज़ को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इट इज़ कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो ये डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इट प्रॉमिस्ड, क्या था इस डॉक्यूमेंट में, इसमें इट प्रॉमिस्ड बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। जिस तरीके से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने देखा था ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन किया था, उसी तरीके से इसमें भी डिक्लेरेशन हुआ और इसमें भी प्रॉमिस किया गया कि आम जनता का एक बेसिक राइट है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी का, मतलब जीने दो उनको, आज़ादी से रहने दो और हर सिटीजन इक्वल है। द न्यूली बॉर्न रिपब्लिक ऑफ फ्रांस अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई थी फ्रांस में, इन्होंने प्रिंसिपल अपनाया लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी मतलब होती है आज़ादी, इक्वालिटी मतलब होती है बराबरी और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, मतलब सब कोई बराबर है। राइट, सब भाई बहन हैं। डिड यू नो द किंग एंड द क्वीन ट्राई टू रन अवे फ्रॉम रेबल्स। एक्चुअली क्या हुआ, जब इन्होंने इस तरीके से आंदोलन छेड़ दिया ना तो राजा और रानी ने भागने की कोशिश करी थी, अपने इन विद्रोहियों से बचकर भागने की कोशिश करी थी। हाउएवर दे वर इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल वेयर एवर दे वेंट बिकॉज देयर इमेजेस वर इम्प्रिंटेड ऑन द कॉइन्स। लेकिन जहाँ पे भी राजा रानी छुप कर गए वहाँ के लोगों ने इनको इजीली पहचान लिया, क्योंकि क्या होता था कि इनकी जो शक्ल थी वहाँ के जो कॉइन्स थे उसमें छपी हुई होती राजा और रानी की, तो बाई फेस राजा और रानी को सब पहचानते थे। इसलिए जहाँ पे छुपने गए वहाँ के ही लोगों ने पहचान लिया कि अरे ये तो राजा और रानी है। इस तरीके से ये कैप्टिव हो गए और फिर इनको मर्डर हो गया। इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर हुआ। फ्यूडलिज्म एंडेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे बड़ा तो हुआ जो फ्यूडलिज्म था, यानी कि जो राजा वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया फ्रेंच में, है ना, रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई। अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म गेन रूल। एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसमें कैपिटलिज्म को इम्पोर्टेंस मिला। राइट, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, ये रिपब्लिक बन गया फ्रांस, ऑटोक्रेटिक से रिपब्लिक बन गया। बेसिक ह्यूमन राइट्स वर गारंटी टू ऑल सिटीजन। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए, वो राइट हर एक सिटीजन को मिला। अब जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट वाली कैटेगरी थी वो अबॉलिश हो गई और बेसिक ह्यूमन राइट्स सारे सिटीजन्स को मिल गया। पीपल नाउ हैड द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब लोगों को वोट करने का अधिकार मिल गया और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार मिल गया। तो ये असर तो देखने को मिला फ्रांस में, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर फ्रांस के बाहर भी पड़ा। क्या असर हुआ आउटसाइड फ्रांस? फर्स्ट, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म गेन्ड मोमेंटम इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो
वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया भर में फैला, और जो जो देश उस वक्त गुलाम थे वो लोग काफ़ी मोटिवेट हुए इन दोनों रिवॉल्यूशन से, और उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने का मुहिम छेड़ दी। पीपल बिगेन आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ पर्टिकुलर नेशन, वो अपने आप को इन नेशन से आइडेंटिफाई करने लगे कि हाँ, जिस तरीके से ये लोग के ऊपर अत्याचार होता था वैसे हमारे ऊपर भी होता था। जब ये लोग एक होकर अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं, गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बाकी देशों जो गुलाम थे उन पर बहुत असर पड़ा, और वहाँ के लोग भी मोटिवेट हो गए और जागरूक हो गए कि हाँ, हमको एक यूनाइट होकर हमको अपने आप को आज़ाद करना है। Many nation states were formed as a result of the coming together of a number of small regions। तो इस तरीके से काफ़ी छोटे छोटे रीजन आपस में इकट्ठा हो गए, बहुत सारे नेशन स्टेट्स बन गए, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंस्पायर पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। ये जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का पूरी दुनिया भर में फैल गया, और लोग इससे इंस्पायर होकर अत्याचार यानी कि इनजस्टिस के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जब ये लोग कर सकते थे हम भी कर सकते हैं, और हम लोग भी अब इस तरीके से अत्याचार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पूरे दुनिया भर में चेंजेस देखने को मिले। Did you know the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen became the preamble to the French Constitution of 1791। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स जो इन्होंने डिक्लेयर किया था अगस्त 1789 में, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 1791 में, तो उसका प्रियम्बल में यही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन इन्होंने लिखा। तो इनका ये जो डिक्लेरेशन था वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन गया, ठीक है। और प्रियम्बल कब बना इनका? 1791 में। अच्छा, अब रिवॉल्यूशन के बाद का पीरियड कैसा रहा? The post-revolution period, French ideals of liberty, equality and fraternity were spread all over the world। तो इनका जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का पूरी दुनिया भर में फैला। लोगों ने इनसे मोटिवेशन लिया, इंस्पिरेशन लिया, और बाकी भी जो गुलाम देश थे उन्होंने भी अपने आप को इसी तर्ज पे आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस लाइक इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, प्रशिया एंड अदर फियर दैट रिवॉल्यूशन माइट ब्रेक आउट इन दीज कंट्रीज एज वेल। अब इनके जो आसपास के जो देश थे जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, प्रशिया, इनमें भी डर का माहौल फैल गया। इनको लगा कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो सकता है और इस तरीके से वो लोग आज़ाद हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग भी अब विद्रोह कर सकते हैं और इस तरीके से लड़ाई या इस तरह की वॉर छिड़ सकती है हमारे यहाँ भी। This resulted in a series of wars between France and these countries between 1792 and 1815। इसकी वजह से बहुत सारे युद्ध हुए फ्रांस और इन कंट्रीज़ के बीच में 1792 से लेकर 1815 तक। फ्रांस सफर्ड इकोनॉमिकली ड्यू टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन दीज वॉर्स। इसकी वजह से फ्रांस में और इकोनॉमिकली इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इन वॉर्स में हिस्सा लेने की वजह से, क्योंकि ये लोग इनके अगेंस्ट हो गए ना, फ्रांस के अगेंस्ट हो गए ये सारी कंट्रीज़। इन द बैकड्रॉप ऑफ दीज वॉर्स नेपोलियन बोनापात्रा रोज टू द पावर। और इसी युद्ध का नतीजा ये रहा कि एक व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापात्रा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। थोड़ा सा हम नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ते हैं। बोनापार्टे वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1769 इन कॉर्सिका, ठीक है। कॉर्सिका में 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म हुआ था बोनापार्टे का। ही वॉज बॉर्न टू रोमोलिनो एंड कार्लो बोनापार्टे, अ फेमस लॉयर, ठीक है। एक फेमस लॉयर थे रोमोलिनो एंड कार्लो, जिनके ये बेटे थे। ही स्टडीड इन मिलिट्री स्कूल्स ऑफ ब्रेनी एंड पेरिस। ये मिलिट्री स्कूल्स में पढ़े हैं यहाँ इन दोनों जगह के। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड इन रॉयल आर्टरी ऑफ फ्रांस। जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो फ्रांस की रॉयल आर्टरी में काम करते थे। ही कॉन्स्टेंटली रोज इन पावर इन मिलिट्री ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इनका कंट्रीब्यूशन देख के इनको कंटिन्यूसली इनकी पावर बढ़ती चली गई है ना, क्योंकि जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसको ध्यान में रखते हुए इनको पावर्स देते गए, प्रमोशन इनका होता गया। ही बिकेम द फर्स्ट कॉन्सुल इन 1799, अ टाइटल ही हेल्ड टिल 1804। फिर 1799 में इनको फर्स्ट कॉन्सुल का टाइटल मिल गया, जो कि इनके पास 1804 तक रहा। व्हेन ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। फिर फाइनली 1804 में एम्परर ऑफ फ्रांस बने, और ये ही रिमेन द एम्परर टिल 1814-15। और 1814-15 तक नेपोलियन बोनापार्टे ही फ्रांस के एम्परर रहे, ठीक है। तो एक मिलिट्री में एक ऑफिसर थे ये, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन देख के इनका लगातार इनकी प्रोग्रेस होती रहे। सबसे पहले 1799 में फर्स्ट कॉन्सुल बने फ्रेंच आर्मी के। उसके बाद फाइनली ये 1804 में फ्रांस के एम्परर बन गए।
नेपोलियन वॉज अ मिलिट्री जीनियस, क्योंकि मिलिट्री में काम करते थे, इनमें मिलिट्री जीनियस बहुत था, बहुत अच्छी इनकी रणनीति थी। ही वॉज ऑल्सो एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे थे। ही इज़ रिमेंबर्ड एज एन एम्बिशियस मैन, काफ़ी एम्बिशियस थे, काफ़ी इनमें मतलब चीज़ों को पाने की और अपने आप को प्रूव करने की इनकी भावनाएं होती थी। ही वॉन्टेड टू रेन ओवर द होल ऑफ यूरोप, इनका इच्छा थी कि पूरे यूरोप में ये राज्य करें। फॉर दिस ही लेड फ्रांस इन मैनी वॉर्स, इसकी वजह से इन्होंने एक्सपेंशन की वजह से अपनी इस एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए इनको फ्रांस को बहुत सारे छोटे मोटे वॉर्स में इन्वॉल्व कर दिया कि ये वाला हिस्सा भी हमारे कब्जे में आ जाए, वो वाला हिस्सा भी है ना, जैसे हमारी पावर बढ़ती जाती है ग्रीड भी बढ़ता जाता है। तो नेपोलियन की एक तो मिलिट्री जीनियस बहुत थी, बड़े दक्ष भी थे, बहुत सारे वॉर ये करते थे, बहुत सारे वॉर जीत भी जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे थे। तो इससे क्या हो गया, इनका जो अंदर का जो लालच था और अपना फ्रांस को एक्सपेंड करने की जो इच्छा थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से फ्रांस ने युद्ध लड़े इनके लीडरशिप के दौरान। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर दिखा रहे हैं नेपोलियन बोनापार्टे की। ही वेज वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड डिफीटेड इट इन 1804। इन्हें सबसे पहले जो एक वॉर किया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रिया को हटा दिया मतलब हरा दिया 1805 में, क्योंकि इनकी मिलिट्री प्रोएस सभी जानते थे, बहुत ज़्यादा दक्ष थे अपने मिलिट्री स्किल्स में। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया से वॉर किया 1805 में और ऑस्ट्रिया को हरा दिया उस वॉर में। नेक्स्ट क्या हुआ, In 1805, the Battle of Austerlitz was fought between France and combined forces of Austria and Russia. 1805 में ही ऑस्ट्रिया के हारने के बाद एक दूसरा बैटल हुआ, बैटल ऑफ ऑस्ट्रलिट्ज, और वो बैटल किसके बीच में हुआ, फ्रांस के बीच में और ऑस्ट्रिया और रशिया है। ऑस्ट्रिया और रशिया एक साथ थे और उसके अगेंस्ट कौन था, फ्रांस। फ्रांस डिफीटेड प्रशिया इन 1806, और प्रशिया को इन्होंने हरा दिया 1806 में। फ्रांस डिफीटेड रशियन आर्मी इन 1807, और अगले ही साल इन्होंने रशियन आर्मी को हरा दिया। ही साइन द ट्रीटी ऑफ तिल्सिट विद अलेक्जेंडर फर्स्ट द जार ऑफ रशिया इन 1807, और इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ तिल्सिट साइन करी अलेक्जेंडर फर्स्ट के साथ, जो उस वक्त राजा थे रशिया के 1807 में। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, पर्शिया से लड़ाई हुई, ऑस्ट्रिया से हुई, रशिया से हुई, और फिर इन्हें रशियन आर्मी को हरा भी दिया। ही फॉट अगेंस्ट इटली, स्पेन, होलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा, इन भी देशों से इनने वॉर करी नेपोलियन ने। ही क्रिएटेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइने कंप्राइजिंग ऑल जर्मन स्टेट्स एक्सेप्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाया ऑफ द राइन, और इसमें सारे जर्मन स्टेट्स थे इसके मेंबर्स, सिर्फ रशिया और ऑस्ट्रिया नहीं था। ही एनेक्स्ड बेल्जियम, इन्होंने बेल्जियम को अपने कब्जे में ले लिया, नीस जो है फ्रांस में उसको ले लिया, सेवॉय, जिनोआ, दालमेटिया एंड क्रोशिया, सबको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दस मैनी टेरिटरीज ऑफ यूरोप कम अंडर बोनापार्टेस कंट्रोल। तो आप देखो कितनी सारी जो टेरिटरीज थी वो यूरोप के अंडर आ गई जब बोनापार्टे एम्परर बन गए थे। तो इन्होंने बहुत सारे वॉर किए और बहुत सारे वॉर ये जीते, और काफ़ी सारे हिस्से, यूरोप के काफ़ी सारे हिस्से को अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया, यानी कि यूरोप को इन्होंने काफ़ी सारा एक्सपेंड कर दिया। नेपोलियन वांटेड टू मेक फ्रांस द सेंटर ऑफ यूरोप इंस्टेड ऑफ ब्रिटेन। नेपोलियन चाहते थे कि यूरोप का जो सेंटर है वो फ्रांस बन जाए ब्रिटेन की जगह। ही डिसलाइक द सेंट्रल पोजीशन ऑफ ब्रिटेन इन यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको बड़ा इससे कोफ्त होती थी, गुस्सा आता था, पसंद नहीं था उनको कि यूरोप का सेंटर ब्रिटेन क्यों है और पूरी दुनिया यूरोप का सेंटर ब्रिटेन को मानता है। वो चाहते थे कि फ्रांस को माने, हैं, क्योंकि भाई ये फ्रांस के एम्परर थे। ही ऑफन कॉल्ड ब्रिटेन ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। उनके ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन दुकानदारों का एक नेशन है, सारे जितने भी लोग हैं वो सब शॉपकीपर्स ही तो हैं। ऐसा क्या खास है ब्रिटेन में, जो सेंट्रल पावर है यूरोप की वो ब्रिटेन के पास है। ही वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस चक्कर में इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ भी इन्होंने वॉर कर दिया। द बैटल ऑफ Trafalgar was fought in 1805 where the English Navy headed by Admiral Lord Nelson routed the French army। और फिर इन्होंने ये वॉर जो बैटल थी ट्रफलगर वो बैटल छिड़ गई इनकी 1805 में, जहाँ पे इंग्लिश नेवी को जो हेड कर रहे थे वो एडमायरल लॉर्ड नेल्सन थे, और इन्होंने फ्रेंच नेवी को हरा दिया। ठीक है, तो इस वॉर में जब ये इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर करी नेपोलियन ने, उसमें ये हार गए। ठीक है, और इनको किसने हराया, जो इंग्लिश नेवी के हेड थे एडमायरल लॉर्ड नेल्सन, उन्होंने हरा दिया। बोनापार्टेस डिक्लाइन बिगेन आफ्टर 1812। और फिर 1812 के बाद बोनापार्टे का जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया। ही अटेम्प्टेड टू इन्वेड रशिया इन द विंटर ऑफ 1812। दिस वाज अ ग्रेव मिस्टेक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ा कारण क्या बना इनके डाउनफॉल का, इन्होंने रशिया को विंटर में रशिया के ऊपर अटैक किया, इन्वेड किया है। 1812 में विंटर सीजन में रशिया पर इनने
अटैक किया। ये इनकी बहुत भारी चूक हो गई। मच ऑफ हिज आर्मी पेरिश ड्यू टू रशियंस बिटर कोल्ड, क्योंकि उस वक्त ना इनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। रशिया में विंटर के सीज़न में बहुत बुरी ठंड पड़ती है ना, ये इसका इन्होंने अकाउंट लिया ही नहीं और इन्होंने वॉर छेड़ दी, जिसकी वजह से इनकी आधे से ज़्यादा आर्मी तो ठंड के मारे ही मर गई। वो रशिया की उस कड़कड़ाती ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल्सो अफेक्टेड हिज आर्मी एडवर्सली, और इतना ठंड का मौसम था जिसकी वजह से इनको फूड की भी शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से आर्मी को जब खाने को नहीं मिलेगा तो फिर लड़ेगा कैसे। नेपोलियंस रेपुटेशन वॉज डिस्ट्रॉयड, इससे जो नेपोलियन की रेपुटेशन था उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे इनसे हो गई, इन्होंने गलत टाइम पर गलत चीज़ कर दी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस वीकेंड पोजीशन द राइवल आर्मीज अटैक फ्रांस, और इनकी इस वीक होती पोजीशन का फ़ायदा इनकी दुश्मन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और फ्रांस पर अटैक कर दिया। और स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया फॉर्म्ड एन अलायंस टू डिफीट फ्रांस इन द बैटल ऑफ लिस्पिक इन 1839। और फिर इसको फ्रांस को हराने के लिए स्वीडन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक बैटल लड़ी जिसको बैटल ऑफ लिप्जिक कहते हैं 1813 में फ्रांस के खिलाफ, ताकि फ्रांस को हराया जा सके। फ्रांस वॉज ऑक्यूपाइड बाई 1814 बाई द एलाइड फोर्सेज, और इन चारों फोर्सेज ने मिलकर फ्रांस को फाइनली 1814 में हरा दिया। नेपोलियन वॉज एक्साइल्ड टू द आइलैंड, और नेपोलियन आइलैंड ऑफ एल्बा, और नेपोलियन भाग के आइलैंड ऑफ एल्बा में चले गए। ठीक है, नेपोलियन गैदर्ड अ स्मॉल आर्मी एंड मार्च टू बेल्जियम, फिर उन्होंने वहाँ पर भी जाके एक छोटी सी आर्मी बनाई और बेल्जियम की तरफ ये इन्होंने चढ़ाई करी। He was decisively defeated in the Battle of Waterloo in 1815। फिर 1815 में ये Battle of Waterloo हुआ जिसमें ये बुरी तरीके से हार गए। ठीक है, द लायंस मून इन बेल्जियम कममेमोरेट्स द बैटल ऑफ वाटरलू, जो बेल्जियम में एक लायंस मून है वो ये इसी बात को दर्शाता है, जो बैटल ऑफ वाटरलू है उस पीरियड को दर्शाता है ये लायंस मून। दिस टाइम ही वॉज एक्साइल्ड टू द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, इस वक्त ये कहाँ जो इनको भगा के कहाँ भेज दिया गया, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना में, और ही डाइड देयर इन 1821, और फाइनली 1821 में वो वहाँ पर जाके उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रांस हारे 1814 में, जब ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और स्वीडन इकट्ठे हो गए, है ना, तो भाग के चले गए थे आइलैंड ऑफ एल्बा में। वहाँ पे इन्होंने फिर से छोटी सी एक आर्मी करी और इन्होंने बेल्जियम की तरफ चढ़ाई कर दी। वहाँ पे ये बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में, और बैटल ऑफ वाटरलू में ये बुरी तरीके से हार गए। फिर वहाँ से इनको भगाया गया और ये चले गए आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना में, और फिर फाइनली 1823 में ये 1821 में वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डिड यू नो Napoleon Bonaparte is often seen standing with one hand placed in his vest in the picture। अधिकतर पिक्चर में देखा जाता है कि एक हाथ इनकी वेस्ट के अंदर रहता है। Historians suggest that since he suffered from acute stomach aches all his adult life, he tried to ease his pain by holding his abdomen। तो जो historians ये मानते थे कि क्या था, इनको ना उस वक्त इनके पेट में बड़ा बुरा दर्द होता था, उस दर्द को ये सहन करने के लिए, शांत करने के लिए एक हाथ इनका हमेशा इनके पेट पर रहता था, इनके स्टमक में रहता था। तो इसलिए इनकी अधिकतर जो पिक्चर देखने को मिलती है ना, तो उसमें दिखाएंगे कि एक हाथ इनकी वेस्ट के अंदर है। तो एक्चुअली वो क्या था, उनका स्टाइल नहीं था, चूँकि इनका स्टमक एक होता था, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या सहने के लिए इनका एक हाथ उनके स्टमक के ऊपर रहता था। तो ये हिस्टोरियंस मानते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इतना ही है, और ये इस तरीके से ये जो चैप्टर है एज ऑफ रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, और ये एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल दी हैं। जैसे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच यूरोपियन कंट्री डिड नॉट एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका। तो हम जानते हैं जर्मनी ने नहीं बनाई थी अपनी कॉलोनी, तो इसका राइट आंसर जर्मनी है। हाउ मैनी कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो हमको पता है 13 कॉलोनीज बनी थी अमेरिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ थिंकर हु इंस्पायर्ड द कॉलोनिस्ट ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किस थिंकर ने इंस्पायर नहीं किया था? तो जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन ने तो किया था। नेपोलियन बोनापार्टे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिस्सा नहीं थे, ये फ्रांस का हिस्सा थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे इज द राइट आंसर। बिफोर किंग लुई 16 समन द स्टेट्स जनरल इन 1789, इट हैड लास्ट मेट इन द ईयर सबसे लास्ट कब मिले थे लोग? 1614 में, अभी हमने पढ़ा है ना। विच ऑफ दीज एस्टेट पेड टैक्सेस, टैक्स कौन से एस्टेट को पे करना पड़ता था? थर्ड एस्टेट को, है ना, बाकी एस्टेट टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है, इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने दिए हैं। टू मेजर रिवॉल्यूशंस ऑफ द 18th सेंचुरी वॉर, 18th सेंचुरी में दो मेन रिवॉल्यूशंस हुए थे, एक अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टैम्प एक्ट कब पास हुआ था? 1765 में। यूएसए सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई में।
ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेनिस कोर्ट ओथ टुक प्लेस ऑन 28 जून 1789 में, है ना। फिर लास्ट फिफ्थ है नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804 पे इन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। तो ये चैप्टर ओवर होता है। मैंने दोनों रिवॉल्यूशंस पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो के पार्ट 1 में आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन दे सकते हैं और पार्ट 2 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।